कोरोना काल में वैक्सीन लगवाना ठीक उसी तरीके से है जैसे रामायण काल में लक्ष्मण को संजीवनी देना, क्योंकि इस बात में कोई दोहराई नहीं है कि जिस किसी व्यक्ति ने वैक्सीन के दोनों डोज लगा रखे हैं उस पर कोरोना का जो प्रभाव है वो अन्य कैंडिडेट्स के मुकाबले, अन्य लोगों के मुकाबले बहुत कम है। लेकिन सवाल हमारे सामने ये है कि वैक्सीन लगवाने के लिए रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है वो किस तरीके से निष्पादित की जाएगी। तो आइए जानते हैं, अगले 5 मिनट के अंदर मैं आपको सारी वो A to Z बातें बताने वाला हूं जो एक आम नागरिक को जानना जरूरी है कोविड वैक्सीन लगवाने के लिए। सबसे पहली बात तो यह है कि इस वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन कहां से करवाएं। पहले 45 उम्र से ज्यादा लोगों के लिए ही वैक्सीन को अलाउ किया गया था, लेकिन हाल ही के अंदर सरकार की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार 18 साल से ऊपर के हर व्यक्ति वैक्सीन लगाने के लिए योग्य है। और वैक्सीनेशन का जो काम है देश भर में 28 अप्रैल से जो है शुरू होने वाला है। अब वैक्सीन लगाने से पहले आपको खुद का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। सवाल यह है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कहां जाकर करवाना है। तो कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, आपको इंटरनेट पर ये वेबसाइट है www.cowin.gov.in। इस वेबसाइट को सिंपली टाइप करना, ये पोर्टल जो है आपके सामने खुलेगा। इस पोर्टल में जाकर यहां पर आपके पास में ऑप्शन आएगा रजिस्टर एंड साइन इन। तो वहां पर आप वैक्सीनेशन में जाकर जैसे ही रजिस्टर करेंगे आपसे आपका मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, फिर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी भरने के बाद फिर आपसे डिटेल मांगी जाएगी। डिटेल के अंदर आपको अपना एक आईडी प्रूफ, आधार कार्ड वगैरह जो भी है वो फिल करना है। उसका डिटेल देते ही फिर आपके सामने जो है वेरिफिकेशन होगा। और अगर आपकी एज, ये लिंक ध्यान रखना 28 अप्रैल से ही एक्टिवेट होगा, उससे पहले अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो फिर अनएलिजिबिलिटी के अंदर आपको वो डिस्क्लेम करेगा, दिखाएगा। तो यहां पर उस लिंक को भरने के बाद सक्सेसफुली आपके सामने अलग अलग विंडो आती रहेगी, जिसमें से आपके सामने वैक्सीनेशन सेंटर कौन सा चूज करना है उसके लिए, वैक्सीन किस तरीके की चूज करनी जो उसमें अवेलेबल होगी उसके बारे में, और जैसे ही वो फॉर्म आप कंप्लीटली फिल कर दोगे उसके बाद में आपका जो अपॉइंटमेंट है वैक्सीन लगवाने के लिए वो शेड्यूल हो जाएगा। वापस दोहरा देता हूं, कुछ नहीं करना है, इस वेबसाइट पर जाना है cowin.gov.in पर, वहां पर जाके खुद को रजिस्टर करना है, खुद के नंबर से, आधार नंबर वगैरह या जो भी आपका आईडी प्रूफ है उसकी डिटेल भर के। अब यहां पर आप जान लीजिए, जैसे ही आपका शेड्यूल अपॉइंटमेंट होगा बकायदा आपके पास एक कंफर्मेशन मैसेज आएगा, एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप जो होगी वो आप इस वेबसाइट से या फिर डाउनलोड कर पाएंगे। किस तरीके से, एक और विकल्प भी है इसके अंदर वेबसाइट के अलावा। अगर आप स्मार्टफोन चलाते हैं तो आरोग्य सेतु ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए। उस ऐप के अंदर भी आपको क्या मिलेगा, इसी तरीके से आरोग्य सेतु ऐप कुछ इस तरीके से दिखेगा उसके स्क्रीन। यहां पर जो इसका होम स्क्रीन है वहीं पर आपको तीसरा ऑप्शन मिल जाएगा वैक्सीनेशन का। इस वैक्सीनेशन के ऑप्शन को क्लिक करते ही इसमें वही डिटेल आपको फिल करनी है जो डिटेल आपने कहां पर उस वेबसाइट के अंदर फिल की थी। नाम पूछा जाएगा आपसे, आपका जो अन्य डिटेल्स हैं। अब यहां पर जान लीजिए अन्य डिटेल्स के अंदर अन्य मेंबर्स की डिटेल भी शामिल है। आरोग्य सेतु ऐप हो या फिर कोविन पोर्टल हो, दोनों ही तरीके आपके पास उपलब्ध है रजिस्ट्रेशन करवाने के। लेकिन जो 8 मुख्य बातें हैं जो हमें जानना बहुत जरूरी है वो कौन कौन सी है। पहली बात, पोर्टल, जैसा मैंने आपको बताया, एक आपके पास कोविन पोर्टल है और दूसरा आपके पास में जो आरोग्य सेतु ऐप है उससे आप करा सकते हो। अधिकतम 4 सदस्य एक मोबाइल नंबर से, सिंगल मोबाइल नंबर से आप क्या कर सकते हो, अपने परिवार के 4 सदस्यों का एक साथ रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। इसको बोला जाता है कंबाइंड अपॉइंटमेंट। कंबाइंड अपॉइंटमेंट मतलब 4 सदस्यों के अपॉइंटमेंट को आपने कंबाइन यहां पर कर लिया। लेकिन ध्यान रखना, गलती से भी आप 45 से उम्र के अधिक के सदस्य को और 45 से कम उम्र के सदस्यों का कंबाइंड अपॉइंटमेंट मत करना, क्योंकि वहां पर फिर आपका जो अपॉइंटमेंट है वो सरकारी अस्पताल में नहीं होगा, फिर वहां पर प्राइवेट अस्पताल के अंदर ही होगा। यानी कि 45 से कम उम्र के ही चारों सदस्य हो तो ज्यादा बेहतर है। 45 से अधिक उम्र का सदस्य है तो उसका आप अपॉइंटमेंट अलग से करवा दीजिए। देखिए, जैसे ही आप उसको करोगे आपके पास एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप आ जाएगी, कंफर्मेशन आ जाएगा, जिसमें बकायदा डेट लिखी रहेगी, वैक्सीनेशन सेंटर का जिक्र होगा कि कहां पर जाना है आपको, किस तारीख को जाना है, किस समय पर जाकर वैक्सीन जो है लगवानी है। उसके बाद अगर मान लीजिए आप उस तारीख को नहीं जा पाए तो आप अपने अपॉइंटमेंट को रीशेड्यूल भी कर सकते हो, आप उसको पुनः निर्धारित भी कर सकते हो। वापिस जाके क्या करना है, आपको यही फॉर्म भरना है और आपको एक नई डेट जो है मिल जाएगी। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस केस के अंदर आप रीशेड्यूल मत करें, आप बकायदा जो तारीख शेड्यूल करते हैं वहां पर जाकर अपना वैक्सीन जरूर लगवाएं। और साथ ही साथ में अगर बात की जाए शुल्क की, तो किसी भी तरह का कोई भी रजिस्ट्रेशन शुल्क नहीं है। रजिस्ट्रेशन करवाने का कोई शुल्क नहीं है। और अगर आपकी उम्र 45 से ज्यादा है
तो उस केस में सरकारी अस्पतालों में तो पूर्णतः निःशुल्क है ही, प्राइवेट अस्पताल भी 250 रुपए 250 रुपीज का चार्ज आपसे क्या कर सकते हैं, वसूल सकते हैं। अब यहां पर जिनकी उम्र 45 से कम है उनके केस में जो है यहां पर प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर देखो 45 प्लस तो निःशुल्क हो गया, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर क्या रेट होगी ये अलग अलग राज्यों की सरकार अपने हिसाब से क्या करेगी, तय करेगी। तो यहां पर हो सकता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल की रेट्स हैं वो जरूरत से ज्यादा हो, और यह भी हो सकता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स इस बात का अनड्यू बेनिफिट भी उठाएं और यही वैक्सीन आपको 2000, 3000, 4000 के अंदर भी वहां पर प्राइवेट हॉस्पिटल में मिले। तो अब इसके अलावा कौन कौन से दस्तावेज हैं जिसके माध्यम से आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, इनमें से कोई भी दस्तावेज अगर आपके पास है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, वोटर कार्ड है, पासपोर्ट है या एनपीआर कार्ड है, इनमें से कोई भी, एनपीआर मतलब नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का जो कार्ड बना हुआ है, इनमें से कोई भी अगर रजिस्टर आपके पास है तो आप उससे क्या करा सकते हो, रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। साथ ही साथ में जिस तारीख का आपका अपॉइंटमेंट है आपको बकायदा अपना आईडी प्रूफ साथ में लेके जाना है। आईडी प्रूफ साथ में लेकर नहीं गए तो आपको वैक्सीनेशन कराने से मना किया जा सकता है, इस बात का विशेष ख्याल रहे। निरस्तीकरण आप जब चाहें अपनी अपॉइंटमेंट निरस्त भी करवा सकते हैं। पात्रता कुछ नहीं है, आप भारत के नागरिक हैं, यही आपके लिए पात्रता है, और उम्र जो है आपकी 18 साल से ऊपर होनी चाहिए, तो आप वैक्सीन जो है क्या करा सकते हैं, लगवा सकते हैं। एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, जब वैक्सीन लगवाई जाती है तो वैक्सीनेशन सेंटर का चयन आप विशेष रूप से करें। वैक्सीनेशन सेंटर जब आप सिस्टम पे अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहे होंगे उस समय बकायदा एक लिस्ट आपके सामने आएगी। जैसे ही आप अपना पिन कोड डालेंगे या जिले वाइज या अपने शहर वाइज डिटेल डालेंगे तो आपके साथ पास में नजदीक के जो भी वैक्सीनेशन सेंटर है उनकी लिस्ट आएगी। उनका चयन बहुत विशेष रूप से कीजिएगा, उसमें किसी तरह की कोई गलती नहीं हो, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको दुविधा कम होगी। अगर आपने गलती से ही, क्योंकि ऑनलाइन पोर्टल है, ऑनलाइन पोर्टल मतलब यहां से बैठे बैठे आप जयपुर वगैरह से भी क्या करा सकते हो, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। इसलिए आपको यहां पर थोड़ा सा सचेत रहकर क्या करना है, रजिस्ट्रेशन है जो करवाना है। वैक्सीनेशन सेंटर चयन करने के बाद आप वहां पर जाएंगे, वैक्सीन लगवाएंगे, और वैक्सीन लगवाने के बाद बकायदा आपको एक सर्टिफिकेट इश्यू किया जाएगा। ये सर्टिफिकेट जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनको भी डायरेक्शन दिया गया है, और इस सर्टिफिकेट के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल आपसे कोई अलग से शुल्क नहीं चार्ज कर सकते। ध्यान से सुन लीजिए, इस सर्टिफिकेट के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल आपसे कोई अलग से शुल्क चार्ज नहीं कर सकते। जो फीस प्रेस्क्राइब की जाएगी उसके अंदर इस सर्टिफिकेट का अमाउंट भी क्या होगा, शामिल होगा। इस सर्टिफिकेट में बकायदा लिखा जाएगा कि आपने किस तरह की वैक्सीन लगाई है। वैक्सीन कोविड की अलग अलग हो सकती है, चाहे वो आपकी कोवैक्सीन हो, चाहे कोविशील्ड हो, तो अलग अलग तरह की वैक्सीन आ रखी है। तो जिस वैक्सीन का आप चयन करेंगे, यहां पर भी आपको विशेष बात ध्यान रखनी है, रजिस्ट्रेशन करवाते समय टाइप ऑफ वैक्सीन, किस तरह का वैक्सीन है उसको विशेष रूप से ध्यान में रखना, क्योंकि जो वैक्सीन आप पहली डोज में लगाओगे वही वैक्सीन आपको सेकेंड डोज में भी लगवानी है। ऐसा नहीं कर सकते कि आप पहले कोविशील्ड वाली वैक्सीन लगा रहे हो और सेकंड वाली डोज जब होगी उसमें आप कोवैक्सीन वाला दूसरा टाइप का वैक्सीन लगा लो, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और इसीलिए आपके इस सर्टिफिकेट पर वैक्सीन कौन सी लगाई गई है उसकी डिटेल भी मेंशन की जाएगी, और यह सर्टिफिकेट आने वाले टाइम में जरूरी भी हो सकता है। आप कहीं पर भी जाएंगे तो आपसे वो डॉक्यूमेंट के रूप में मांगा भी जा सकता है, इसलिए बहुत अहम दस्तावेज होगा आपका वैक्सीन से संबंधित ये सर्टिफिकेट। जब आपने पहली डोज कंप्लीट कर ली, वहां पर आप वापस घर पे आ जाइए। फिर आपको इंतजार करना है कितना, 4 से 8 सप्ताह का। ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, 4 से 8 सप्ताह। आइडियोलॉजिकल आदर्श तो यह है कि आप कम से कम 6 हफ्ते का समय मेंटेन करके चलें, लेकिन कम से कम 4 सप्ताह का समय तो आपको रुकना ही रुकना है अपनी दूसरी डोज के अपॉइंटमेंट के लिए। दूसरी डोज का अपॉइंटमेंट करने के लिए आपके सामने क्या क्या दिक्कत आ सकती है, आइए जानते हैं उस बारे में। सेकंड डोज जब आप प्रेफर करोगे वहां पर, तो सेकंड डोज के संबंध में जो मुख्य बात रहेगी वो ये रहेगी, पहला तो ये कि जो वैक्सीन लगाई है उसी के संबंध में आपको दूसरी डोज लगानी है। अच्छा, मान लीजिए आप जब पहली डोज लगाई थी जब राजस्थान में थे, तो क्या मैं दूसरी डोज गुजरात जाकर लगवा सकता हूं क्या? हाँ, आप ऐसा कर सकते हो। सिर्फ एक ही शर्त है, वो शर्त क्या है कि जो वैक्सीन आपने पहले लगाई है वही वैक्सीन आप क्या करोगे, सेकंड टाइम लगाओगे। किसी भी तरीके का चेंज वगैरह है वो नहीं होना चाहिए। अच्छा, सेकंड डोज के लिए क्या अलग से रजिस्ट्रेशन करवाना होगा या ऑटोमेटिक हो जाएगा? ये बहुत अहम सवाल है। सेकंड डोज के लिए भी आपको अलग से रजिस्ट्रेशन करवाना होगा,
ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। ध्यान से समझ लेना इस बात को। जब भी आपका टाइम पीरियड 4 सप्ताह या 6 सप्ताह का पूरा हो जाए, उसके बाद आपको क्या करवाना है, सेकंड डोज के लिए वापस रजिस्ट्रेशन जो है वो करवाना होगा। एक बात और हमें यहां पर समझनी पड़ेगी कि कब 4 से 8 सप्ताह का समय हो गया, राजस्थान से बाहर, राज्य से बाहर जाकर भी कर सकते हो। शुल्क क्या रहेगा, वही शुल्क जो आपको पहली डोज में लगा था वही शुल्क क्या रहेगा, इस बार भी आपसे लिया जाएगा। और प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उनके लिए राज्य के द्वारा जो तय निर्धारित की जाएगी दर, उसी दर से प्राइवेट हॉस्पिटल भी चार्ज करेंगे। लेकिन यह भी हो सकता है, ये आपकी सतर्कता के लिए जरूरी है, कोई नई तरह की वैक्सीन आ जाए और उस नई तरह की वैक्सीन के नाम पर आपसे एक्स्ट्रा चार्ज भी लिया जाए, तो आपको खुद के स्तर पर ध्यान रखना है। यहां पर एक अहम बात मैं बता दूं आपको, जब आप रजिस्ट्रेशन करवा रहे होंगे उस समय उस वैक्सीनेशन सेंटर पर जो जो वैक्सीन अवेलेबल होगी उसकी रेट आपको सिस्टम पे दिखाई जाएगी। अगर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल आपको सिस्टम की तय रेट से ज्यादा चार्ज लेता हुआ दिखे या आपसे लिया जाता है, तो आप बकायदा इसका संबंधित अधिकारी के पास शिकायत भी कर सकते हैं। टीके के प्रकार का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है और कुछ नहीं है। और अंत में सिर्फ इतनी सी बात है कि अगर रजिस्ट्रेशन करते समय कोई तकनीकी दिक्कत आती है और अगर मान लीजिए आपने वैक्सीन ले ली, उसके बाद आपको किसी तरह का कोई समस्या है, तो हेल्पलाइन डेस्क भी प्रोवाइड की गई है। नोट कर लीजिए इस बात को, रजिस्ट्रेशन कराते समय किसी तरह की कोई दिक्कत आई है तो 1075 ये हेल्पलाइन नंबर है, यहां पर आप अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। और मान लीजिए वैक्सीन लगाने के बाद आपकी बॉडी में, आपके शरीर में किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट आ जाता है, तो उस केस के अंदर ये जो गाइडलाइन है, आप यहां पर क्या कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। यहां पर दिल्ली का आपको एक नंबर दे रखा है, साथ साथ में एक और लैंडलाइन है, और NVOC 2019 ये गवर्नमेंट का एक ईमेल आईडी भी प्रोवाइड कर रखा है, जहां पर आप ईमेल के द्वारा या टेलीफोनिकली साइड इफेक्ट के बारे में सूचना दे सकते हैं। यहां तक कि जिस वैक्सीनेशन सेंटर पर आप वैक्सीन लगाने जाते हैं उसके इंचार्ज के नंबर भी अपने पास जरूर रखना। देखो, नई नई वैक्सीन है, शरीर के ऊपर हो सकता है रिएक्शन भी कर सकती है, ऐसे केस में आपके पास तमाम जानकारियां होनी जरूरी है। जहां तक संभव हो बिना किसी तरह की पर्ची कटवाए या बिना एक्नॉलेजमेंट के डायरेक्टली आप वैक्सीन नहीं लगवाइएगा, क्योंकि आपके सामने कुछ हो सकता है ऐसा भी अवसर मिले आपको जो कह रहा है कि आ जाइए, कुछ नहीं है, वैक्सीन ऐसे ही लगवा देंगे। मत लगवाइएगा वैक्सीन, क्योंकि वैक्सीन अपने आप में हो सकता है अलग असर भी कर सकती है बॉडी टू बॉडी। इसलिए हर चीज के प्रमाण को अपने पास सेव करके रखना, ताकि जहां पर जरूरत पड़े आप उसको क्या कर सके हैं, इस्तेमाल कर सकें। तो ये तमाम जानकारी थी। इन संक्षिप्त में इतना ही कहना चाहूंगा, वैक्सीन लगवाएं और अपने जीवन की स्वच्छता और अपने जीवन की सतर्कता को इस्तेमाल करें, ताकि हम और हमारा परिवार सुरक्षित रह सकें।